सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर विषय में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है टोटल 5 यूनिट्स में। और यहाँ पे अब हम आपकी पहली यूनिट से शुरू करेंगे और जितना भी सब कुछ आपके सिलेबस में दिया है वह सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक तौर पे कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ना है और कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर में नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको जानना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आपका इंटरेस्ट बनेगा और बहुत ही जुड़ा हुआ है आज आपके जीवन से। जैसा कि आप अभी इस क्लास को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। देखिए कितना जुड़ गया है मोबाइल और कंप्यूटर आज के जीवन में। तो इस वजह से आपको पढ़ के भी ज्ञान लेना है और इस पे प्रैक्टिस करके भी ज्ञान लेना, क्योंकि इसका मदद लेकर के आगे चल के आपको बच्चों को पढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है और फिर बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंस तो नंबर का है ही, 25 नंबर का आपका यह पेपर होता है और जिसमें से कम 12 नंबर ये तो बिल्कुल मस्ट है। ये नहीं आते हैं तो बैक लगती है, बहुत दिक्कत होती है, बैक क्लियर नहीं होती है। तो एक बार में बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपको लगभग पूरा रिलेट करके याद हो जाएगा, आप एग्जाम में लिख पाओगे। और कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ सन कहीं पे होंगे, कुछ कुछ नाम होंगे, कुछ कुछ फुल फॉर्म होंगे जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आपका पूरा तैयारी हो जाएगी। तो इस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, इन क्लासेस को ध्यान से अटेंड कर लेना है, अपनी तैयारी बेहतर बना लेना है, ताकि आपको लास्ट टाइम में जब एग्जाम आ जाएगा तब रिग्रेट ना हो कि समय रहते मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो पहले भी मैंने पढ़ाया है, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। अब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, इन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी कभी भी, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, सभी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एक अच्छे नंबर लेकर के आओगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो यूनिट है आपका वह है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। तो कंप्यूटर क्या है आपको पता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी आप काम लेना चाहते हैं वह काम वह करके कुछ चंद सेकंडों में ही दे देता है। तो इस तरीके से समझ पा रहे होंगे आप, कंप्यूटर एक विद्युतीय विधि है जिसके अंतर्गत इनपुट के रूप में दी जाती है जो आउटपुट या अपेक्षित उपलब्धि प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर एक विद्युतीय विधि है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसमें आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट या जो आप अपेक्षा रखते हैं वैसी आपको उपलब्धि प्रदान होती है। ठीक, तो अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक छोटी मशीन के बारे में आप सोचिए। जैसे आप सोच सकते हैं जो गन्ना पेरने वाली जो मशीन होती है, गन्ने का जूस आप लोगों ने पिया होगा, तो आप देखते होंगे कि एक साइड से वो गन्ना डालता है और दूसरे साइड से वह प्रेस होके उसका जूस निकलता है। ठीक, तो वो क्या हुआ, उसने एक इनपुट दिया और फिर वो प्रोसेस, बीच में प्रोसेस चला, उसने एक इनपुट दिया और बीच में प्रोसेस चला। ठीक, और उसके बाद आपको एक आउटपुट मिल गया
एक जूस के फॉर्म में शुगर केन का जूस मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से ये एक मोटा मोटी आप समझिए तो इस तरीके से होता है। वहां पे सब कुछ मैकेनिकल होता है, मशीन के माध्यम से प्रेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिजली के माध्यम से और सर्किट्स के माध्यम से और चिप्स के माध्यम से। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये आपका बहुत सारा काम करके देती है। तो इसमें इतना तो आसान होगा नहीं, जैसा एक छोटी सी मशीन के बारे में हमने एग्जांपल लिया। तो एक मोटा मोटी चीजें यही हो रही हैं कि आप एक इनपुट दोगे। कंप्यूटर में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, माउस होता है, उसको आप प्रेस करके बताओगे और अंदर कुछ प्रक्रिया होगी। आप अब इनपुट के रूप में आप क्या दे रहे हो, आप कंप्यूटर में डेटा देते हो। इसी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, जो काम करना आप चाह रहे हो, जिस तरीके से आप डेटा दे रहे हो, उसी तरीके का मनचाहा आपका आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि मोटा मोटी कंप्यूटर में होता क्या है, तो कंप्यूटर मशीन में यही होता है कि आप इनपुट देते हो और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है। तो ये बिल्कुल बेसिक काम जो होता है वह कंप्यूटर का होता है। ठीक, तो व्हाट इज कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, पूरा कंप्यूटर वर्ड का, कंप्यूटर का C फॉर होता है कॉमन, O फॉर होता है ऑपरेटिंग, M फॉर होता है मशीन, P फॉर होता है पर्पसली, U फॉर होता है यूज्ड फॉर, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर यही होता है कि जो आपकी कॉमनली, मतलब जैसे जनरली जो मशीन हम लोग यूज करते हैं आजकल ऑफिसेस में कहीं भी, तो वो क्या होता है, वह कंप्यूटर ही होता है। तो इस तरीके से ये एक मशीन यूज होती है जो सबसे पहले आप देखोगे अभी तो ये गणना के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो हमेशा आप देखोगे कि कहीं टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, कहीं पे कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, वहां आजकल तो कंप्यूटर हर एक सेक्टर में है। तो इसीलिए आपका भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस वजह से आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने अच्छे से इंटरेस्ट बना करके आप पढ़ेंगे, उतना ही इसका इस्तेमाल आप करेंगे कंप्यूटर का, और उतने ही अच्छे से। देखिए, ये सारी सुविधाएं आज के समय में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इन सभी सुविधाओं का हमको अच्छे से इस्तेमाल करना है और हमारे अंदर जो गुण है उसको निखार करके हमको बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, तो जितने भी रास्ते हैं हमको अपने अंदर ज्ञान अर्जन करना है और उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना है, जिसमें ये मशीन भी हमारी सहायता करेगी। तो इस मशीन के बारे में भी हमको सीखना और पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से और इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़िए। तो चलिए देखते हैं आगे। अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझिए कि कंप्यूटर आखिर बना कैसे। कंप्यूटर इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, आप समझिए कि सारी चीजें आज कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं। तो इसका विकास कैसे हुआ, ये इसका शुरुआती रूप कैसा था, तो यही यहाँ पे आपको पढ़ना है। कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उत्तरोत्तर विकास निम्नलिखित युक्तियों की खोज से हुआ। छोटी छोटी डिवाइसेस, छोटी छोटी चीजों से कंप्यूटर बना। किन चीजों से, देखिए सबसे पहले आता है अबेकस, ये गणना के लिए प्रयोग होता था। इसी तरीके से यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, ये भी। तीसरा है पंच कार्ड से नियंत्रित लूम। चौथा है डिफरेंस इंजन। पांचवा है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। छठवां है एबीसी एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो ये धीरे धीरे कैसे कंप्यूटर ने अपना रूप लिया, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहला है अबेकस। तो अबेकस क्या था, देखिए कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीड, पकी हुई मिट्टी के गोले
पिरोए रहते हैं। अबेकस अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। यह एक यांत्रिक मशीन है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम में आती है। अब चित्र में देखिए, यहाँ पे अबेकस दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप अबेकस को समझिए। अबेकस देखिए हमेशा से जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे अभी आप कर लेते हो, कैलकुलेटर है आपके समय में, आप खुद से या तो जोड़ घटाना कर लेते हो या फिर आपके पास होते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन पहले के समय में, यहाँ पे देखिए 3000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है, तो 3000 वर्ष पहले कैसे गणना की जाती थी। अभी तो आपको छोटी मोटी गणनाएं करनी रहती हैं तो आप उंगलियों के माध्यम से कर लेते हो, उंगली पे चीजें गिन लेते हो, लेकिन कठिनाई होती है। अगर आपको ज्यादा गणना करना है तो आपको जाहिर सी बात है कठिनाई होती है, तो आप क्या खोजोगे, आप खोजते हो कैलकुलेटर। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये पहला रूप था किसी भी गणना को करने में सहायक। यह एक मैकेनिकल डिवाइस थी, यांत्रिक मशीन थी, ठीक है। इसे हाथ से ऐसे ऑपरेट किया जाता था। इसमें ये देखिए जो फ्रेम लगे हुए हैं, ये तारे हैं और ये मिट्टी की गोलियां हैं। तो अब इसका कुछ नियम होता था और इसके द्वारा इसी प्रकार से इन्हीं मिट्टी को गोलों को मूव करके जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता था, ठीक है। तो इसका नियम होता है और इसका जो डेवलपमेंट है वह 3000 वर्ष पहले लगभग हुआ। और कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और आज भी यह डिवाइस जो है वह प्रयोग में लाई जाती है। अब अबेकस के बाद हम देखते हैं अगला, यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, 17वीं शताब्दी में। अब देखिए 3000 वर्ष से पहले, अब आ गए हम लोग कहाँ पे, 17वीं शताब्दी में आ गए। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर को विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन, अब यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं एडिंग मशीन के भी नाम से, एडिंग मशीन, ठीक है। एडिंग मशीन कहते थे क्योंकि यह केवल जोड़ और घटाव कर सकती थी। अब यह देखिए एक मशीन डेवलप की गई ब्लेज पास्कल के द्वारा जो केवल जोड़ घटाना कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांत युक्त पहिए, टूथड व्हील्स लगे होते थे जो घूमा करते थे। पहिए के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक पहिए का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। जैसे देखिए ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं, इसको पास्कलाइन भी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लेज पास्कल का चित्र ये ऐसे दिखते थे। और इसके बाद देखिए पास्कलाइन, जो इसकी इनके द्वारा मशीन, एडिंग मशीन जो बनाई गई थी, ठीक है, एडिंग मशीन या फिर जिसे हमने कहा यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र। तो अब यहाँ पे इसमें जैसा कि आपने पढ़ा कि इसमें कई दांत युक्त पहिए लगे रहते थे और इनका जो होता था मान भी होता था। जैसे इसमें जैसे इकाई का स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है, वैसे ही इसमें स्थान रहते थे और इसमें पहिए लगे रहते थे जो घूमते रहते थे और जो जोड़ घटाव के काम में आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज्यादा गणना करना रहता था, ज्यादा कैलकुलेशन करना रहता था, तो इनकी यह मशीन काम में आने लगी। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे देखिए तीसरा है पंच कार्ड से नियंत्रित लूम। हम देखिए पंच कार्ड से नियंत्रित लूम। लूम आपको पता है कि लूम जो होती है वह मशीन होती है जो बुनाई के काम में आती है, ठीक है, जिसे हिंदी में करधा बोलते हैं। अब सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न कार्डबोर्ड के चित्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। अब देखिए ये है चित्र में जेकार्ड लूम। अब लूम तो था, कपड़े की बुनाई तो होती थी, लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं
यहाँ पे ये जो जाता हुआ आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये पंच कार्ड हैं। जैसे आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में बच्चों में क्या रहता है? ABCD लिखा हुआ इस तरीके से उकेरा हुआ प्लास्टिक में ही एक कार्ड पे रहता है। वैसे ही उसी तरीके का ये कार्ड है, और इस पे जो छिद्र हैं उसके माध्यम से इन्होंने एक तरीके से प्रोग्राम किया कि हाँ, अगर यह छेद पड़ता है तो यह धागा आएगा, अगर नहीं पड़ता है तो यह धागा नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये एक बुनकर थे जोसेफ जेकार्ड, लेकिन इन्होंने कितना अच्छा काम किया। अपने ही जो इनका काम था बुनाई का, उसको इन्होंने एडवांस किया, उसमें आविष्कार किया। अब देखिए यहाँ पे आप इनका नाम पढ़ रहे हैं, तो देखिए पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने इस मशीन को प्रोग्राम करने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक आप देखते हो कि निर्देश लिख दिए जाते हैं, प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं आजकल के कंप्यूटर्स को, इसी पे कंप्यूटर्स काम करते हैं। ठीक है, तो वही एक यहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलती है कि आज के कंप्यूटर के जो आज के कंप्यूटर्स हैं उनको यहाँ से प्रेरणा मिलती है। अब इसके बाद देखिए, अब आता है सबसे जो टर्निंग पॉइंट है आपका कंप्यूटर के इतिहास में, वह है आप देखिए डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन किसने बनाया? देखिए चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया। उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे, यह भाप से चलती थी। चित्र में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह क्या है? यह है डिफरेंस इंजन। ठीक, 1933 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। अब आपका परिचय उनसे हो रहा है जिनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज आते हैं 1822 में, और ये निर्माण करते हैं एक कंप्यूटिंग, ये भी कैलकुलेशंस का ही काम करती थी। ये जो डिफरेंस इंजन था यह भी इनका कैलकुलेशन का ही काम करता था। ठीक, इसके बाद 1822 के बाद 1833 में ये क्या करते हैं? डिफरेंस इंजन का ही एक नेक्स्ट वर्जन ये लेकर के आते हैं 11 साल बाद, जिसे एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, और यह और शक्तिशाली था। इस डिफरेंस इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या था? यह जो एनालिटिकल इंजन है, यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं चार्ल्स बेबेज को, और इनके द्वारा 1833 में जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। अब देखिए बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका आधार क्या है, किस आधार पे है, ठीक है, तो उसमें आप क्या बताओगे? वह एनालिटिकल इंजन का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कंप्यूटर पे किसका सिद्धांत लागू होता है, तो कंप्यूटर पे एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, यहीं से आपको मैंने बताया कि टर्निंग पॉइंट आया, और यही आपके कंप्यूटर का रूप बना। ठीक है, इसी सिद्धांत पे। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, यह मशीन आप देख पा रहे हैं और आज के कंप्यूटर को देख पाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है वह सिद्धांत जो है वह यही रहा। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज ये नाम आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो एडवांसमेंट हुई, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर देखिए, IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित की। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, और इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। अब यहाँ पे देखिए आ गया है रोल लाइट का, विद्युत का। ठीक है, अब यहाँ पे जब IBM के द्वारा जो कैलकुलेटर डेवलप किया गया,
अभी तक देखिए क्या हो रहा है, अभी तक कैलकुलेशन की ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। 5वें तक आप आ जा रहे हो, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन वाली ही सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होती थी, गणना करने में। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ा। यह 6 सेकंड में गुणा व 12 सेकंड में भाग कर लेता था। चित्र में देखिए, इसे बोला गया मार्क 1। देखिए कितना बड़ा जो है यह कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और यह केवल किसमें, आपके कैलकुलेशंस में काम आता था। 6 सेकंड में गुणा करता था और 12 सेकंड में भाग। अब इसके बाद अगला देखिए, छठवां है ABC एटनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC एटनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो सन 1945 में एटनेस ऑफ तथा क्लीफोर्ड बेरी ने इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द एटनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए एटनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो इस तरीके से अब यह जो है डिजिटल रूप जो है वह लेने लगा है कंप्यूटर्स का। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहला डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं ABC कंप्यूटर को। इस तरीके से अब जो आने वाले कंप्यूटर हैं वह इस तरीके से फिर रूप लेने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा। ठीक है, तो कंप्यूटर का विकास और इतिहास यहाँ से आप समझ गए 6 पॉइंट्स में, 6 तरीके से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के विकास चरणों को निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 5 पीढ़ियों में, यह अलग अलग भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो है वह मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कम से कम देखिए, यहाँ पे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। और ये जो आपको सन जो है, यहाँ पे जो आपको वर्ष देखने को मिल रहा है, यह भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः यही माना जाता है। तो पहली पीढ़ी जो है वह 1946 से लेकर 1956 तक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने बहुत अधिक स्थान घेरते थे, ये जो थे कंप्यूटर्स बहुत स्थान घेरते थे और मिली सेकेंड में गणना संक्रिया करते थे। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए एडसैक, एडवैक और यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650, ये सब क्या थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, 1956 से लेकर के 1965 थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब कि जहां पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, अब किसका इस्तेमाल होने लगा, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। इनमें असेंबली लैंग्वेज और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। अब इसका एग्जांपल्स क्या है, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। इस तरीके से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स ने ट्रांजिस्टर को एंटीग्रेड सर्किट, IC सर्किट जिसका नाम आपने सुना होगा, से प्रस्थापित कर दिया। ये नैनो सेकंड में गणना संक्रिया करते थे। इसमें फोरट्रॉन, कोबाल्ट और पास्कल, एल्गो 68 बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में रिमोटिक प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए कि तीसरी पीढ़ी में IC सर्किट्स का यूज किया जाने लगा और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उसमें क्या था,
उसमें रिमोट शेयरिंग मतलब दूर से कंट्रोल किया जा सकता था इन कंप्यूटर्स को, और टाइम शेयरिंग होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग होता था, और इस तरीके के कई ऑपरेशंस इन कंप्यूटर्स में होने लगे 1965 से 1971 में। और इनके एग्जाम्पल क्या है? IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, और PDP और IBM 370 और 168। अब इसके बाद देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1971 से 1980। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स डिवाइस का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है। और समस्या उन्मुक्त चौथी पीढ़ी के लेवरेज 4GL का उपयोग किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जैसे एप्पल सीरीज 1 और 2, IBM 4341, DC10 और स्टार 1000, PUP11। तो यहाँ पे देखिए चौथी पीढ़ी में क्या होने लगा? चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट का उपयोग किया जाता है, और इसमें सेमीकंडक्टर्स का उपयोग जो है वह प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाने लगा, और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया चौथी पीढ़ी। इसके बाद देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1980 से अब तक जो है वह चल रही है पांचवी पीढ़ी, आखिरी पीढ़ी यही है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है ये पांचवी पीढ़ी। इसमें क्या है देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट ULSI चिप का उपयोग करते हैं, जिसमें एक चिप पर लाखों कंपोनेंट होते हैं। वे विकास के चरण में है जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं। ये कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज भाषा इनपुट का भी जवाब दे सकते हैं। बायो चिप को मेमोरी डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाएगा, और KIPS नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पांचवी पीढ़ी में क्या होने लगा कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, एक ही चिप पे लाखों कंपोनेंट होते हैं, और इसमें जो है वह कृत्रिम बुद्धि का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह किस पे बेस्ड होता है? KIPS पे, यानी कि नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। मतलब कि जो भी पहले से जानकारी होती है सिस्टम के पास, नॉलेज होता है, उसके आधार पे सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवी पीढ़ी। उदाहरण के रूप में रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पांचों पीढ़ियों के बारे में देख लिया कंप्यूटर के, और कंप्यूटर का विकास और इतिहास आपने जान लिया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कंप्यूटर का लाभ हानि क्या होता है, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कम से कम 5 खास मित्रों में आपको इस क्लास को शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से आपके DLED का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएं और अच्छे अंक जो है वह गेन कर पाएं। इस क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो आप जरूर यस करके कमेंट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, सजेशंस होंगे, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट आपको जरूर करना है और शेयर करना है क्लास को अधिक से अधिक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी जो वीडियोस हैं वह आपको मिल पाए। और बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी जो है नोटिफिकेशंस आपको
मिल पाए। अब इस क्लास का पीडीएफ और इसी तरीके से मैथ्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ और सभी विषय के पीडीएफ अगर आपको चाहिए और सभी विषय को आपको इसी तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ना है, बिना प्रचार के, बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ना है, सभी चैप्टर्स के टेस्ट आपको देना है, सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आपको चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, सभी जो सीरीज आती हैं उनका पीडीएफ चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं, आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करना, तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा, वहां इनरोल हो जाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।